हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सैविद अशोक। फ्रेंड्स, आज हम बीएफएम में रिकॉर्ड क्वेश्चंस करेंगे। उसका पार्ट 3 है। ये 2 पार्ट में करवा चुका हूँ। जो 1 दिसंबर 2024 को आपका बीएफएम का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछे गए एक्चुअल क्वेश्चंस हैं। ये एक्चुअल मतलब लगभग एक्चुअल होते हैं, टोटल नहीं होते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे ऐसे होते हैं जो हमें क्वेश्चन शेयर करते हैं, लेकिन भाई अब सब कुछ याद रखना, चारों ऑप्शन एग्जैक्टली वैसे ही मैच करा पाना, ये सब पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो एक लगभग एक्चुअल होता है, मैं जो आपको कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो एक केस स्टडी जो है इस बार आई थी बीएफएम में। अगर आपका 22 दिसंबर को जो है एग्ज़ाम है, आज 21 है, कल 22 है, कल अगर आपका एग्ज़ाम है तो ये सर्कुलर एक बार ज़रूर पढ़िएगा। सर्कुलर में आप आरबीआई की साइट पर जाइए। ठीक है, सर्कुलर्स में 30 अप्रैल 2024 का सर्कुलर है और उसका नाम है ये ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल विजिलेंस। ठीक है, तो इस पर कई सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे। मेरे पास एग्जैक्टली क्वेश्चंस नहीं है कि क्या पूछा गया था, पर फिर भी जो हिंट मिली है, जैसा उन्होंने बताया है स्टूडेंट्स ने, हमारे फ्रेंड्स ने, उसके आधार पर मैंने जो है 7-8 क्वेश्चंस आपके लिए बनाए हुए हैं, जो कि होपफुली हेल्प करने चाहिए। लेकिन ये पूरी तरह से एग्जैक्टली यही पूछा गया, मैं इसका दावा नहीं करता हूँ। ठीक है, तो और साथ ही साथ में जितने भी आपको मैंने ये रिकॉर्ड क्वेश्चन शेयर किए हुए हैं, इसमें हमारे काफ़ी सारे फ्रेंड्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सभी का शुक्रगुजार हूँ। मैं यहाँ पर सबके नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि बहुत से लोग हैं, पर थैंक यू सो मच जिसने भी हमारे जो है मतलब 7 क्वेश्चन शेयर किया हुआ है, उसको थैंक यू सो मच है। इसलिए कि काफ़ी सारे लोग एग्ज़ाम से लौटे हैं, उसके बाद उन्होंने कॉपी पेन ले करके बाकायदा 4 ऑप्शन सहित हमें क्वेश्चंस भेजे हुए हैं फ्रेंड्स। ओके, ये बड़ी बात है अपने आप में। थैंक यू सो मच, इसके लिए मैं ओब्लाइज हूँ आपको। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अगर देखें तो ये बताया कि ये एक सर्कुलर आया हुआ है इस डेट का। उसके हिसाब से ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल विजिलेंस हैज़ बीन बिल्ट ऑन 3 पिलर्स। उन्होंने बताया कि भाई इस पर 3 पिलर पर आधारित है। ये जो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क है, 3 जो है पिलर्स पर आधारित है। तो इस सर्कुलर के हिसाब से कौन सा पिलर इसमें से नहीं आता है। ठीक है, 3 पिलर हैं, ये हमें पता चल गया। तो कौन सा पिलर उन 3 पिलर में से नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं आपके पास, देख लीजिए। पहला पिलर है पिलर नंबर 1, प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट। दूसरा पिलर है बिल्ड रेजिलेंस। पिलर नंबर 2 है बिल्ड कंप्लायंस। पिलर नंबर 3 है लर्न एंड अडेप्ट। तो ये 3 पिलर हैं यहाँ पर। जब देखो पिलर नंबर 2 में ही 2 बार लिखा गया तो मतलब गड़बड़ तो इसी में ही है। पिलर नंबर 1 सही है इसका मतलब। ठीक है, पिलर नंबर 3 भी आपका सही है। याद रख करके एग्जाम में बैठें कि यहाँ पिलर नंबर 1 का क्या नाम है, पिलर नंबर 3 का क्या नाम है। और पिलर नंबर 2 में ये वाला सही है सर। ठीक है, बिल्ड रेजिलेंस ये नहीं होता है। बिल्ड कंप्लायंस जैसी कोई चीज़ यहाँ पर नहीं होती है। तो ये सर आपके 3 पिलर हो गए एज पर दिस सर्कुलर। कुछ डेफिनेशंस पूछी गई थी, जैसा कि हमारे फ्रेंड्स ने बताया कि सर उसमें रिस्क एपेटाइट की, रिस्क टॉलरेंस की, मैपिंग की, इन सब की पर सबकी डेफिनेशन पूछी गई। तो मैं सबकी डेफिनेशन आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चेन ऑफ एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन डिलीवरिंग क्रिटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। ये उसी सर्कुलर से रिलेटेड ही सारी बातें कर रहे हैं हम। सर्कुलर के स्कोप के बाहर इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये एक परिभाषा दी हुई, डेफिनेशन दी हुई किसकी है? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द चेन ऑफ एक्टिविटीज। ये होता है सर मैपिंग। व्हाट इज दिस? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मैपिंग। किसकी बात कर रहे हैं सर हम यहाँ पर? मैपिंग की बात कर रहे हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। दिस इज द वेरिएशन अराउंड द प्रिस्क्राइब्ड रिस्क एपेटाइट दैट बैंक इज विलिंग टू टॉलरेट। मतलब बैंक कितना जो है रिस्क को टॉलरेट करने की बात कर रहा है, उसकी ये परिभाषा है। तो दिस इज द वेरिएशन अराउंड द प्रिस्क्राइब्ड रिस्क एपेटाइट। बैंक की भूख कितनी है रिस्क को लेकर के, ठीक है, और कितना वो सह सकता है उसको, तो दैट इज रिस्क टॉलरेंस। ये किसकी बात हो रही है सर? रिस्क टॉलरेंस की बात हो रही है। मैपिंग की डेफिनेशन मैंने आपको बता ही दिया, आइडेंटिफाइंग, डॉक्यूमेंटिंग वगैरह हो गया। रिस्क एपेटाइट कितना हम टॉलरेट कर सकते हैं, रिस्क टॉलरेंस हो गया। येट अगेन मैं फिर से कहूँगा कि एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आपको मिल जाए, मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्जैक्टली यही मिल जाएगा, राउंड अबाउट आपको मिलना चाहिए। ठीक है, फिर अगली डेफिनेशन, दिस इज द एग्रीगेट लेवल एंड टाइप ऑफ रिस्क अ बैंक इज विलिंग टू एज्यूम डिसाइडेड इन एडवांस एंड विद इन इट्स रिस्क कैपेसिटी टू अचीव द स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस प्लान। तो
क्या रखा जाएगा, रिस्क मैपिंग, रिस्क एपेटाइट, रिस्क टॉलरेंस या रिस्क फंक्शन, हम क्या क्या यहाँ पर रखेंगे। तो ये है सर रिस्क एपेटाइट इज द एग्रीगेट लेवल एंड टाइप ऑफ अ रिस्क अ बैंक इज विलिंग टू एज्यूम डिसाइडेड इन एडवांस विद इन इस रिस्क कैपेसिटी टू अचीव इट्स स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव एंड बिजनेस प्लान। ठीक है, तो ये रिस्क एपेटाइट की डेफिनेशन है सर यहाँ पर। ओके, तो हमारे क्वेश्चन 4 हो गए। इसीलिए मैं यहाँ ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आया हुआ हूँ, क्योंकि पता नहीं ये एग्जैक्टली यही पूछा गया है सर या नहीं पूछा गया है, राइट। इसीलिए मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 है, एज पर सर्कुलर ऑन ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट डेटेड दिस ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इन व्हिच लाइन ऑफ डिफेंस। तो ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बात किस लाइन ऑफ डिफेंस में की गई है। तो पहला ये जान लीजिए, इसमें 3 लाइन ऑफ डिफेंस की बात की गई है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। ठीक है, तो जैसे 3 पिलर्स आर देयर, वैसे ही 3 लाइन ऑफ डिफेंस इज आल्सो देयर इन दिस सर्कुलर। 3 लाइन ऑफ डिफेंस है और 3 पिलर हैं, फोर्थ नहीं है, पहली चीज। ठीक है, तो हमारा आंसर जो है डी तो नहीं हो सकता, 3 हो गए। और उसमें भी सर जो है आपका ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बात जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में की गई है। ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क भी कह सकते हैं, ऑपरेशनल रिस्क भी कह सकते हैं, उसकी बात जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में की गई है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ें तो सवाल है, बाकी सब कुछ सेम है, बस ये है कि रिस्क इज डिस्क्राइब्ड इन व्हिच पिलर, रिस्क के बारे में किस पिलर में बात की गई है। रिस्क या रिस्क गवर्नेंस की बात करें तो उसको किस पिलर में डिस्कस किया गया है। तो रिस्क की बात की गई है सर पिलर 1 में, प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट में। रिस्क की बात पिलर 1 प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट में की गई है, ध्यान रखेंगे। पिलर 1 प्रिपेयर एंड प्रोटेक्ट है, इसी में रिस्क की बात की गई है, रिस्क मैनेजमेंट की बात की गई है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए, एज पर सर्कुलर सब कुछ वही है। यहाँ से ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क ORFM, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में 3 लाइन ऑफ डिफेंस है। मैंने आपको बताया 3 लाइन ऑफ डिफेंस है रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क के मैनेजमेंट के लिए। और इसमें से कौन सी लाइन जो है नहीं है, मतलब लाइन ऑफ डिफेंस कौन सी नहीं है। तो 3 लाइन ऑफ डिफेंस है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब यहाँ पर लग ही रहा होगा कि हाँ भाई पहला एक ही बार है, दूसरा एक ही बार है, तो ये सही है। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस का नाम है बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस की बात करें तो एन इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूडिंग कंप्लायंस फंक्शन। ठीक है, तो ये सेकंड लाइन होगी। थर्ड लाइन जो है इनकी है वो सर ये है ऑडिट फंक्शन की। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन जैसा कुछ नहीं होता है यहाँ पर। थर्ड लाइन जो है ऑफ डिफेंस ऑडिट फंक्शन की है एज पर दिस सर्कुलर। अभी ध्यान करिए, हमने आपसे पूछा था कि ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बात किस वाली लाइन ऑफ डिफेंस में की गई है। ध्यान दीजिए, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बात किस लाइन ऑफ डिफेंस में की गई है। देखिए यहाँ पर ये है ना, ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट की बात किस लाइन ऑफ डिफेंस में की गई है। तो मैंने आपको बताया था सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में। और आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो देखिए सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में एन इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट है ना। तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में इंडिपेंडेंट ऑपरेशनल रिस्क की बात की गई है, बिजनेस यूनिट मैनेजमेंट की बात फर्स्ट लाइन में की गई है, ऑडिट फंक्शन की बात थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में की गई। तो अगर क्वेश्चन बदल भी दे तो नॉट टू वरी, यहाँ से आप टिक कर सकते हैं। ठीक, फिर आता है, अब ये क्वेश्चन जर्नल सा क्वेश्चन है, मतलब कहने का इसका जो है अपने उस पर्टिकुलर केस स्टडी से कुछ खास लेना देना नहीं, पर उसी केस स्टडी में पूछा गया है ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन में क्या इंक्लूड नहीं होता है। तो अगर सर्कुलर के बाहर भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप जर्नल आंसर करेंगे कि ऑपरेशनल रिस्क में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं की जाती है। तो ध्यान रखें, ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन में लीगल रिस्क को जोड़ा जाता है। लीगल रिस्क इज आल्सो इंक्लूडेड इन ऑपरेशनल रिस्क, बट रेपुटेशनल रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क को नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, किसको किसको नहीं इंक्लूड करते सर, रेपुटेशनल रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क। अब यहाँ पर बहस करने का कोई मतलब नहीं। मैकमिलन बुक सर्च करिए, एज इट इज ऐसे ही एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है कि ऑपरेशनल रिस्क की डेफिनेशन इंक्लूड करती है लीगल रिस्क को, बट इट डज नॉट इंक्लूड रेपुटेशनल रिस्क एंड स्ट्रेटेजिक रिस्क। ठीक है, तो ध्यान रख करके एग्जाम में बैठें, अगर पूछता है तो याद रखिएगा कि जो है, अब हो सकता है एग्जाम में वहाँ पर आपको ये रेपुटेशनल रिस्क का ऑप्शन ही ना दिखाए, लीगल भी ना दिखाए, सीधा अगर स्ट्रेटेजिक दिखाएगा तो उसको भी आंसर करके आप चले आइएगा। ठीक है, तो हमने आपको ये समझा दिया कि भाई लीगल रिस्क ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट होता है, बट रेपुटेशनल रिस्क और स्ट्रेटेजिक रिस्क उसका पार्ट नहीं होता है, ऑपरेशनल रिस्क में से इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है सर, बस यहीं पर जो है आपका वो केस स्टडी में 7-8 क्वेश्चन जो मैंने आपको करवाए वो खत्म हो जाता है। अब हम नॉर्मल क्वेश्चंस की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है सर हमारा, मार्केट रिस्क को किस नाम से और रेफर किया जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन था, सेकंड शिफ्ट
में आया हुआ है या थर्ड शिफ्ट में। तो मार्केट रिस्क को और किस नाम से जानते हैं? वैल्यू रिस्क, डिमांड रिस्क, सप्लाई रिस्क या फिर प्राइस रिस्क। तो सर इसे मार्केट रिस्क को जो दूसरा नाम दिया जाता है वो प्राइस रिस्क के नाम से भी जाना जाता है। मार्केट में है, खरीद बेच कर रहे हैं तो प्राइस ऊपर नीचे होगा, तो दैट्स वाई हम प्राइस रिस्क को मार्केट रिस्क के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करें, ऐसे एग्जैक्टली लिखा हुआ है, मैंने बैंक इज अनेबल टू कंक्लूड अ लार्ज ट्रांजेक्शन इन अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट नियर द करंट मार्केट प्राइस देन सच रिस्क इज नोन एज। एक बैंक है, कोई बड़ी ट्रांजेक्शन है, उसको कंक्लूड नहीं कर पा रहा, उसको निपटा नहीं पा रहा है करंट मार्केट प्राइस पर, जो रेट चल रहा है उस पर। क्यों? क्योंकि पैसे कम पड़ गए हैं। तो इसे कौन सा रिस्क बोलेंगे? ठीक है, लार्ज ट्रांजेक्शन को करंट मार्केट प्राइस पर आप नहीं कंक्लूड कर पा रहे हैं, निपटा नहीं पा रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम सर? इसे बोलते हैं मार्केट लिक्विडिटी रिस्क। इसे क्या बोला जाता है सर? मार्केट लिक्विडिटी रिस्क बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 है। उससे पहले नोट में देख लीजिए कि भाई 5 क्वेश्चन इनको टर्म से आए हुए हैं। इनको टर्म पर बेसिकली केस स्टडी पूछी गई है। एक लेक्चर है मेरा 45 मिनट का इनको टर्म का, आप एक बार देख लीजिए, रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा। इनको टर्म उससे बाहर नहीं है है उसी की सॉरी उसी की मतलब लिमिट में है, और आपको 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। इनको टर्म में FOB, DAU, DOC, CIF ऐसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन उन्होंने घुमा टहला करके पूछे हैं, तो आप आंसर कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने 45 मिनट का एक अच्छा लेक्चर दिया, आपको बाकायदा फिगर बना करके समझाया हुआ है कि कैसे कैसे सामान निकलता है और क्यों CIF कहाँ से कहाँ यूज होता है। तो उसे रेफर करें प्लीज़, जो है रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा आपको रिकॉर्डेड क्लास में मिल जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉमन इक्विटी टायर 1 कैपिटल फॉर द कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल एजुकेसी। मतलब कॉमन इक्विटी टायर 1 में से कौन से आइटम को हमें रिड्यूस करना होगा, घटाना होगा? इन्वेस्टमेंट रिजर्व को, कैपिटल रिजर्व को, रिवैल्यूएशन रिजर्व को, या कैश फ्लो हेज रिजर्व को? तो सर कैश फ्लो हेज रिजर्व को रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो इसको हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। बाकी सारे के सारे आपके या तो टायर 1 का पार्ट हैं, यानी कि CET 1 का पार्ट है, या फिर टायर 2 का पार्ट है। लेकिन घटाने की अगर हम बात करें तो कैश फ्लो हेज रिजर्व को रिड्यूस करना होता है। ठीक है, जब हम कॉमन इक्विटी टायर 1 की बात करते हैं कैलकुलेशन की, तो वहाँ पर सर्टेन डिडक्शंस होती हैं। मैंने डिस्कस किया हुआ है लाइव क्लास में, उसमें से ही उठाया इन्होंने क्वेश्चन, कैश फ्लो हेज रिजर्व। ठीक है, अच्छा पहली बार पूछा इन्होंने ये क्वेश्चन, जो है पहले का नहीं है। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर फॉर बिड बॉन्ड, ये भी पूछा था इन्होंने कि बिड बॉन्ड के लिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना होता है? तो सर ये होता है 50% का। क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर फॉर बिड बॉन्ड जो है 50% का होता है। बिड बॉन्ड के लिए क्रेडिट कन्वर्जन फैक्टर कितना है सर? 50% का होता है। ठीक है, कोसो पर एक क्वेश्चन मैंने पहले ही करवाया हुआ रिकॉर्ड में, और एक शिफ्ट में उन्होंने कोसो में ये नहीं पूछा, मतलब कोसो इन द सेंस साहब कि ये ERM है ना, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क में कितने जो है मतलब कंपोनेंट हैं ये पूछ लिया। तो 8 कंपोनेंट होते हैं, देयर आर टोटल 8 कंपोनेंट इन ERM, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने करा, इसमें 8 फ्रेमवर्क आपको लिख के दिखाए थे, और एक शिफ्ट में उन्होंने सिर्फ यही पूछ लिया था कि मतलब जो है एंटरप्राइज वाइड रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क कितने कंपोनेंट हैं। ठीक है, तो देयर आर टोटल 8 कंपोनेंट्स, और 4 जो है इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं शायद ना, 4 ऑब्जेक्टिव भी हैं। यहीं पर ही मैंने डिस्कस किया हुआ है लाइव क्लास में, अगर आपको याद हो। ठीक है, फिर इन्होंने पूछा कि HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो सिक्योरिटी होती हैं सर, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग 3 तरीके की ट्रेड होती हैं। HTM हेल्ड टिल मैच्योरिटी, AFS अवेलेबल फॉर सेल, और HFT हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। तो अवेलेबल फॉर सेल इसको खरीदते बेचते हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग खरीदते बेचते हैं। तो ये दोनों की दोनों सर ट्रेडिंग बुक का पार्ट होती हैं, मैंने आपको बता भी रखा है, ट्रेडिंग बुक का पार्ट होती हैं। हेल्ड टिल मैच्योरिटी, चूंकि ये मैच्योरिटी तक हमारे पास रहेंगे, हम ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये बैंक बुक का पार्ट होती हैं। किसका? बैंक बुक का। ट्रेडिंग बुक का पार्ट नहीं होती हैं। ठीक है, तो अब पूछा है कि हेल्ड फॉर मैच्योरिटी, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग जो सिक्योरिटी होती है, उसका होल्डिंग पीरियड कितना है? तो कितना है इसका
मतलब कितने समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं, तो सर मैक्सिमम 90 डेज़ के लिए आप इसे होल्ड कर सकते हैं, यानी 90 दिन के अंदर अंदर आपको इसको बेच देना होगा। हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है तो आपको इसको ट्रेड करना पड़ेगा, बेचना खरीदना पड़ेगा, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग है। ओके, कितना मैक्सिमम 90 दिन का होल्डिंग पीरियड होता है, 90 दिन तक आप अपने पास रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी फॉर इट्स ट्रेड पर्पज है रिस्क वेट ऑफ, रिस्क वेट पूछा था, क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी बुक में सर मैंने कहीं जिक्र नहीं देखा है, ऑनलाइन भी मैंने जो सर्च किया है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ 2% है, पर मैं श्योर नहीं हूँ इस क्वेश्चन में, ठीक है, आई एम नॉट श्योर, आंसर गलत भी हो सकता है, आप खुद अगर चाहें तो रिसर्च कर लीजिए, जितना मैं ढूंढ पाया उसके हिसाब से क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्टी जो होता है ट्रेड पर्पज़ के लिए उसका रिस्क वेट माना गया है 2% का, कितना 2% का, पर ये गलत भी हो सकता है, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मुझे जिम्मेदार ना ठहराएं यदि आपका गलत हो जाए, खुद रिसर्च करें। फिलहाल मैंने अपनी तरफ से पूरी जो है कोशिश करी है, लेकिन कहीं डायरेक्टली मुझे इसका आंसर नहीं मिला है इवन आरबीआई के सर्कुलर में, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट श्योर 100%, बट अगर नहीं कुछ विकल्प है तो 2% जरूर कर सकते हैं, पर आप भी चाहें तो खुद गूगल पर रिसर्च करें और अगर कमेंट सेक्शन में चाहें तो मुझे आंसर बताएं, अगर सर्कुलर वगैरह शेयर कर सके तो और अच्छा रहेगा, ठीक है। फिर आता है डाट इज द रिस्क ऑफ रिस्क अराइजिंग फ्रॉम फ्रॉड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फेल्ड बिजनेस प्रोसेसेस, तो मतलब ऐसा रिस्क जो फ्रॉड की वजह से इंटरनल एक्सटर्नल जो है प्रोसेस के बिजनेस प्रोसेस के फेलियर की वजह से वो अराइज होता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर, तो सर ये ट्रांजैक्शन रिस्क कहलाता है, ठीक है। फ्रॉड की वजह से इंटरनल एक्सटर्नल बिजनेस प्रोसेस के फेल होने की वजह से जो रिस्क आता है, ऐसे अपने को लगेगा ये ऑपरेशनल रिस्क है उसी का पार्ट ही, ऑपरेशनल रिस्क का ही पार्ट है, बट टू बी प्रिसाइज अगर हम बात करें तो ये ट्रांजैक्शन रिस्क कहलाता है, क्या कहलाता है सर, ट्रांजैक्शन रिस्क। फिर इन्होंने पूछा सर कि जो गिफ्ट सिटी है उसको किस एक्ट के तहत इस्टेब्लिश किया गया था, द गिफ्ट सिटी गुजरात में जो आपकी है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी टेक सिटी जो है, गिफ्ट सिटी को गुजरात में इस्टेब्लिश किया गया है, किस एक्ट के तहत किया गया है सर, तो ये SEZ एक्ट, सेज एक्ट 2005 के तहत किया गया है, ठीक है, और ये IFSC एक्ट 2019 भी है, लेकिन इसके तहत IFSCA को इस्टेब्लिश किया गया था, जो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर का अथॉरिटी थी उसको इस्टेब्लिश करने के लिए IFSC एक्ट 2019 लाया गया था, बट गिफ्ट सिटी जो इस्टेब्लिश की गई है सर वो SEZ एक्ट 2005 के तहत की गई है, SEZ एक्ट 2005 के तहत इसको इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। अब ये बड़ा ही मशहूर सा क्वेश्चन है अल्फ़ा वाला, अगर आपको याद हो, बेसिक इंडिकेटर अप्रोच में एक अल्फ़ा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू क्या होती है, 15% होती है, कितनी होती है सर, अल्फ़ा 15%, मशहूर सा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। एक वो हेयर कट वाला है, अगर करेंसी डिफरेंट हो तो हेयर कट में क्या 8% का लगता है, वो भी बड़ा मशहूर सा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद में बैंक वाइड सिंगल रिटर्न ऑफ फोर्थनाइटली डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशन, यानी कि बैंक में जितना भी फॉरेक्स का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका फोर्थनाइटली यानी 15 दिन का अगर डेटा हम एक रिटर्न फाइल करें आरबीआई के साथ थे, तो उसके लिए कौन सा फॉर्म यूज होता है, बेल स्टेटमेंट, BLR2, फेट्रस या स्टैट 5, ठीक है, सारे के बारे में डिटेल में चर्चा करी हुई है हमने। ये यूज होता है सर फेट्रस के लिए, बल्कि इसका फुल फॉर्म ही होता है फॉरेन की ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, इसका फुल फॉर्म ही यही है, जो सिंगल फोर्थनाइट डेटा ऑन फॉरेक्स ऑपरेशन, फेट्रस वही है, ठीक है। इसी को आर रिटर्न भी कह देते हैं, इसी को आर रिटर्न भी बोला जाता है, क्या बोलते हैं सर, इसी को आर रिटर्न भी बोलते हैं। तो अगर ऑप्शन में फेट्रस की जगह पे आर रिटर्न लिखा हो, स्टिल गो विथ इट, इसको आंसर आप कर सकते हैं, ठीक है। वो ऑप्शंस वाला तो मैंने आपको बताया ही था ना, जो क्या नाम है, अच्छा इसमें नहीं था, ब्लैक स्कॉलेस मॉडल था, वो ABFM में एक क्वेश्चन है, ABFM में ब्लैक स्कॉलेस मॉडल जो है, ब्लैक स्कॉलेस मॉडल किसके लिए यूज होता है, ठीक है। आप अगर बुक में पढ़ोगे तो वारंट लिखा होगा, ठीक है, लेकिन नीचे जाकर के उन्होंने ऑप्शंस भी लिखा हुआ है, और एग्जाम में वो वारंट नहीं देते, ऑप्शंस ही देते हैं, ऑप्शंस ही लिखते हैं। 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, ऐसे ही ध्यान में आ गया तो रिपीट कर दिया है आपको, ठीक है। BFM के लिए काम का नहीं, ABFM जब आप करोगे तो वहाँ पर काम आएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, घुमा करके इन्होंने पूछा, एक बैच में क्वेश्चन पूछा था, लिक्विडिटी रेशियो दे रखा था, मतलब जो है ये आपका लेवरेज रेशियो दे रखा था 4.5% का, और उसके बाद में इन्होंने कैपिटल दे रखा था, कॉमन इक्विटी टायर 1, याद करिए CET1, कॉमन इक्विटी टायर 1 550 करोड़ थी, तो आपसे पूछा था कि इसका बैंक का एक्सपोजर कितना है ना, 605 करोड़ कुछ ऐसा आया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मतलब ऐसा क्वेश्चन पूछा था उन्होंने। अब यहाँ पूछा व्हाट शुड बी न्यूमरेटर इन कैलकुलेशन ऑफ
लवरेज रेशियो, लवरेज रेशियो के कैलकुलेशन में न्यूमरेटर क्या होता है? तो सर लवरेज रेशियो का फार्मूला तो ये है, कैपिटल मेजर डिवाइडेड बाई एक्सपोजर मेजर। लेकिन कैपिटल में भी कौन सी कैपिटल लेनी है ये इन्होंने पूछ लिया, यहाँ पर घुमाया आपको। कैपिटल में भी कौन सी कैपिटल हमको लेनी है? तो टोटल कैपिटल लेनी है, टायर 2 की, टायर 1 की। तो सर ये कॉमन इक्विटी टायर 1 लेनी होती है। कौन सी लेनी होती है सर? लेवरेज रेशियो में न्यूमरेटर में जो कैपिटल मेजर है उसमें कॉमन इक्विटी टायर 1 CET, कॉमन इक्विटी टायर 1 को लिया जाना चाहिए। ठीक है, कैपिटल मेजर मतलब कॉमन इक्विटी टायर 1। क्वेश्चन नंबर 21 पर आ गए। इन रिस्क मैनेजमेंट मेथोडोलॉजी द डाउन साइड पोटेंशियल हैज 2 कंपोनेंट। पूछा इन्होंने कि डाउन साइड पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट हैं, कौन कौन से? सर ये है पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। क्या क्या है? पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ठीक है, तो डाउन साइड पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट हो गए सर। डाउन साइड पोटेंशियल के 2 कंपोनेंट हैं, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। जो भी हमारे जो है साथियों ने क्वेश्चन हमारे साथ शेयर किया है उसी की वजह से, एक सर हैं जिन्होंने एग्जैक्टली यही लिख करके मुझे भेजा है, मेरा विश्वास मानिए, थैंकफुल मैं उन सर को, एग्जैक्टली इतना ही लिख करके उन्होंने भेजा, इतनी मेहनत करी है। तो थैंक यू सो मच जिन्होंने ये मतलब हमारे सर ने मेहनत की है उसके लिए। ये भी क्वेश्चन उन्हीं सर का लिखा हुआ है डिक्टो, मतलब आप सोचिए इतना टाइम निकाल करके कापी पेन पे लिखा है, तो मैं थैंकफुल हूँ। और आप में से भी जो आगे एग्ज़ाम दें, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई आप भी थोड़ी सी मेहनत करें ताकि आगे वाली जो बैंकर्स की पीढ़ी है वो इससे लाभान्वित हो, फ़ायदा उठा सके। ठीक है, द अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICAP इन वन ऑफ द फॉरेन बैंक्स विथ प्रेजेंस इन इंडिया लाइज विद द। सवाल ये पूछा कि ICAP को इंप्लीमेंट करने की ओवरऑल अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी किसकी होती है? तो अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी जहां भी आया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमारा आंसर होता है। घुमाने के लिए उन्होंने कहा कि कोई विदेशी बैंक है उसकी इंडिया में ब्रांचेज खुली हुई है, तो क्या होगा? तो सर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टिल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, तो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे कंप्लायंस की बात करिए, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे ICAP की बात करिए, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहे रिस्क मैनेजमेंट की बात करिए, अल्टीमेट शब्द आने का मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है। चाहे किसी भी चीज़ आप देख लीजिएगा, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंधों पर ही रख दी गई है। कंप्लायंस करवाना है, रिस्क मैनेजमेंट करवाना है, आपको ICAP इंप्लीमेंट करना, अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भैया घूम टहल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कंधों पर ही रखी जाती है। ठीक है, तो सर ये हो गए हमारे 22 क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो है मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कर दूँ। मतलब इनको मैंने MCQ का रूप नहीं दिया हुआ है, मैंने इनको MCQ ना बना करके वन लाइनर कर दिया है। हमने यहाँ MCQ ना करके सर वन लाइनर बना दिया है ताकि कम से कम काम की बातें हम कर लें। देखिए, करेंसी मिसमैच अगर हो रहा है तो हेयर कट का परसेंटेज कितना है? 8%। काफ़ी मशहूर क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। करेंसी मिसमैच का क्या मतलब है कि लोन जिस करेंसी में दिया गया है और जो चीज़ बंधक रखी गई, कोलेट्रल जिसे बोलते हैं, उसकी करेंसी, लोन दिया है डॉलर में और जो चीज़ बंधक रखी गई है वो रुपए में है, मिसमैच हो गया तो हेयर कट 8% का अप्लाई होता है। अगर दोनों सेम हो, करेंसी मिसमैच ना हो, तो हेयर कट कितना लगेगा? 0% का लग जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। रेड क्लॉज LC किसे कहते हैं भाई? लेटर ऑफ क्रेडिट जिसमें जो है एडवांस दिया जाता है, एडवांस में पैसा दे दिया जाता है कि तुम सामान बनाओ, उसे क्या बोलते हैं सर? रेड क्लॉज LC बोलते हैं। ये भी कई बार पूछा गया है। ठीक है, उसके बाद में ECB की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी रिपोर्टिंग की जाती है किस फॉर्म में, किस स्टेटमेंट के थ्रू? ECB टू रिटर्न के तहत। ठीक है, इसमें एग्जैक्टली क्वेश्चन नहीं पता है कि क्या पूछा गया, इसलिए मैं 3-4 चीज़ें ले आया हूँ। पहला, ECB की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसकी रिपोर्टिंग ECB 2 में की जाती है। ठीक है, मंथली बेसिस पर करी जाती है और 7 दिन के अंदर, क्लोज ऑफ द रिलेवेंट मंथ, महीना खत्म होने के 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट RBI के पास पहुँचनी चाहिए। ठीक है, तो अब जो भी इसमें से पूछेगा आप आंसर कर लीजिएगा, बट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, ट्रेडिंग बुक में क्या नहीं इंक्लूड होता? आप ध्यान करिए, मैंने बताया था कुल मिलाकर के 3 तरीके की सिक्योरिटी हैं, हेल्ड फॉर ट्रेडिंग, और उसके बाद अवेलेबल फॉर सेल, हेल्ड टिल मेच्योरिटी। 3 तरीके की होती हैं। इनको हम हेल्ड फॉर ट्रेडिंग यानी कि हम ट्रेड करते हैं, ट्रेडिंग इज देयर। अवेलेबल फॉर सेल, खरीदते बेचते हैं तो ये भी ट्रेडिंग के लिए है। और हेल्ड टिल मेच्योरिटी मतलब इसको हम मेच्योरिटी तक अपने पास रखेंगे तो ट्रेड नहीं करेंगे, तो ये सर जो है ट्रेडिंग में होती है। HTM, हेल्ड टिल मेच्योरिटी वाली जो है ट्रेडिंग बुक का पार्ट नहीं होती है, हमने कई बार आपको समझाया बताया हुआ है इसमें।
ठीक है। फिर आता है सर अगला, प्री मेच्योर क्लोजर हो रहा है डिपॉजिट का और प्री पेमेंट अगर लोन वगैरह का हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं सर? ये एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क होता है ना। एफडी पहले ही मेच्योर करवा ली जा रही है, लोन पहले भर दिया जा रहा है, तो कौन सा रिस्क राइज होगा सर? एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क राइज होता है। मैक्सिमम डायमंड डॉलर अकाउंट कितने खोले जा सकते हैं? 5 खोले जा सकते हैं। मैक्सिमम डीडीए डायमंड डॉलर अकाउंट कितने खोले जा सकते हैं? 5 खोले जा सकते हैं। ये भी मशहूर क्वेश्चन है, ठीक है। देखो इसमें सबसे ज़्यादा मशहूर क्वेश्चन अगर मैं बोलूँ 8% वाला पूछा जाता है। रेड क्लॉज एलसी भी कई बार आ चुकी है, और उसके बाद में ये तीसरा डायमंड डॉलर अकाउंट वाला भी क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा गया, और ये एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क कई बार पूछा गया। ये थोड़े से नए हैं रिलेटिवली अगर देखा जाए तो, ठीक है। ये एकदम नया है, ठीक है। हज वाला भी पूछा जाता है, भले फ्रिक्वेंसी कम हो बट हज का क्वेश्चन पूछा जाता है। MT700 जो है क्या है? तो MT700 इज ए क्रूशियल मैसेज टाइप इन इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस ट्रांसमिटेड बाय स्विफ्ट टू कन्वे द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट। यानी एलसी के लेटर ऑफ क्रेडिट के क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके बारे में कन्वे करने के लिए हम यूज करते हैं MT700। अगर मान लो ऐसा ना दिया हो क्वेश्चन में तो ध्यान दीजिएगा, एलसी के इश्यूएंस के लिए यूज किया था, ये भी हम कह सकते हैं। एलसी के इश्यूएंस के लिए भी MT700 का यूज किया जाता है। तो जो आंसर में होगा उसे यूज कर लीजिएगा, ठीक है। हज वाला मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ एक बार, पार्ट 1 में या पार्ट 2 में कहीं डिस्कस किया है। फिर से बता रहा हूँ कि हज पिलग्रिम को मैक्सिमम कितना अमाउंट अलाउ होता है? तो सर 2.5 लाख यानी कि $2.5 लाख, या जितनी भी लिमिट सेट की गई हो हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा, व्हिच एवर इज लोअर, है ना। उस क्लास में, उस वीडियो में मैंने बोला था कि अभी लोअर या हायर की कोई ऐसे डिसीजन नहीं है, बट सर ने, जो सर को मैंने बताया नहीं था कि एकदम एग्जैक्टली लिख करके भेजा, उन्हीं सर ने ये लिख करके एग्जैक्टली भेजा हुआ है कि भाई IIBF ने पूछा था, उसमें लिखा हुआ है कि व्हिच एवर इज लोअर, ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है। तो अब से हम ध्यान रखेंगे कि भाई हज कमेटी में क्या है, या तो जो है $2.5 लाख या फिर जो है जितना हज कमेटी डिसाइड करे, इनमें जो दोनों में जो लोअर हो। सोचो कि हज कमेटी बोलती है कि सिर्फ $1 लाख अलाउ करेंगे, तो भाई 2.5 लाख है LRS की गाइडलाइन, और हज कमेटी बोलती है 1 लाख, तो जो लोअर है तो $1 लाख उसे अलाउ किया जाएगा हज पिलग्रिम को, बस, ठीक है। तो बस यहीं पर सर हमारा पूरा क्लास कवर हो जाता है। लगभग जो है 30-32 क्वेश्चन मैंने आपको फिर से बता दिए हैं। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आपको एग्ज़ाम में, जो 22 तारीख को आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें ये बहुत हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक वगैरह करें। थैंक यू फ्रेंड्स।